11th क्लास बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर आंतरिक व्यापार इंटरनल ट्रेड और हम पार्ट नंबर 7 करेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा मल्टीपल शॉप या बहुसंख्यक दुकानों के बारे में, उसका मीनिंग वगैरह हमने डिस्कस किया है, वहाँ पर आप वीडियो की डिटेल में देख लीजिएगा। अभी हम आते हैं इसकी विशेषताओं पर, बातें इसके बारे में या फिर इसके लक्षणों के बारे में। तो पहला पॉइंट हमारे को दिया गया, विशेषताएं पूछे जाएँ, लक्षण पूछे जाएँ, फीचर्स करेक्टरिस्टिक्स, सेम पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट, इन दुकानों की एक जैसी व्यवस्था, सजावट, माल और मूल्य होते हैं। दी शॉप्स हैव सिमिलर सिस्टम, डेकोरेशन, गुड्स एंड रेट्स। इन दुकानों में जो सामान होता है वो एक ही जैसा होता है। दुकानों की सजावट भी एक ही जैसी होती है। व्यवस्था मतलब एक ही सिस्टम से ये दुकानें चलती हैं। और इन दुकानों में जो रेट होते हैं वो भी सभी दुकानों के सेम होते हैं। सेकेंड पॉइंट की स्थापना का उद्देश्य मध्यस्थों की समाप्ति होता है। ऑब्जेक्ट इज टू एलिमिनेट मिडलमैन। जो मध्यस्थ होते हैं मतलब ये दुकानें शुरू की जाती हैं निर्माताओं के द्वारा, उत्पादकों के द्वारा, फैक्ट्री वालों के द्वारा। ये सीधा ही ग्राहकों के समीप अपनी दुकानें खोलकर उनको सामान बेचते हैं। तो इन दुकानों का मुख्य उद्देश्य हो गया कि हमने मध्यस्थों को बीच में से हटा देना है, सीधा ही उत्पादक उपभोक्ता के घर के समीप या ग्राहकों के घर के समीप जाकर वस्तु को बेचते हैं। थर्ड पॉइंट, इसकी स्थापना का उद्देश्य उपभोक्ताओं से सीधा संपर्क स्थापित करना होता है। ऑब्जेक्ट इज टू मेक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंज्यूमर्स। हम सीधा ही ग्राहकों से जाकर संपर्क करेंगे, उन्हीं को सामान बेचेंगे, उन्हीं से बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट होता है, इन दुकानों पर प्राय एक ही उत्पादक द्वारा बनाई गई वस्तुएं बेची जाती हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ ओनली वन मैन्युफैक्चरर सोल्ड इन दी शॉप्स। निर्माता खुद अपनी वस्तुएं बनाता है बड़ी मात्रा में और इन दुकानों के माध्यम से ग्राहकों के घर के समीप जाकर वो वस्तुओं को बेचता है। तो केवल निर्माता ने ही अपनी दुकानें खोली हैं, इसलिए केवल वही निर्माता अपनी दुकानों में अपना सामान रखने देगा और किसी कंपनी द्वारा बनी हुई वस्तु यहाँ पर नहीं मिलती। पाँचों पॉइंट, इनको प्राय ग्राहकों के समीप खोला जाता है। दी शॉप्स आर ओपन नियर द कंज्यूमर्स, ताकि ग्राहक आसानी से उन दुकानों पे आ सकें और सामान खरीद सकें। अगला, ये दुकानें प्राय एक ही स्वामित्व के अंतर्गत खोली जाती हैं। दी शॉप्स आर ओपन अंडर वन ओनरशिप। जितनी भी दुकानें खोली जाती हैं इनकी एक फैक्ट्री होती है जहाँ पर वस्तुएं बनाई जाती हैं और एक ही इनका मालिक होता है और वही सभी को कंट्रोल करता है। सेवन पॉइंट, इन दुकानों पर वस्तुओं के मूल्य निश्चित होते हैं। प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ दी शॉप्स आर फिक्स्ड। मूल्य जो होते हैं फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं। पूरे देश में कहीं पर भी हम किसी भी दुकान में चले जाएं, सेम रेट जो है इनका सभी वस्तुओं का होता है। आठों पॉइंट, इन दुकानों पर नकद विक्रय किया जाता है। प्रोडक्ट्स इन दी शॉप्स आर सोल्ड ऑन द कैश बेसिस। उधार पर ये दुकानें सामान को नहीं बेचती। जो भी सामान इनके द्वारा बेचा जाएगा सारा नकद बेचा जाता है, कैश पर बेचा जाता है। नाइन्थ पॉइंट, इन दुकानों पर दिन प्रतिदिन के प्रयोग की वस्तुएं बेची जाती हैं। दे शॉप सेल डेली यूज़ प्रोडक्ट्स। जो रोज़ काम आने वाली वस्तुएं होती हैं, ऐसी वस्तुएं सामान्यतः इन दुकानों पर बेची जाती हैं। टेंथ पॉइंट है, ये दुकानें केंद्रीय क्रय करती हैं। दे शॉप्स फॉलो सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग टेक्निक। नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ा कि दुकानों के मालिक एक ही होता है, वही अपनी फैक्ट्री में सामान को बनाता है और सामान के बनाने के बाद वो सारे देश में जितनी भी दुकानें हैं उनमें सभी में सप्लाई करता है। तभी इस सामान को बनाने के लिए जो कच्चा माल ख़रीदा जाता है वो भी हेड ऑफिस पर ख़रीदा जाता है। मतलब एक ही निर्माता जो होता है अपनी फैक्ट्री में सामान एक ही जगह पे ख़रीदता है और बहुत बड़ी मात्रा में जब हम सामान को ख़रीदते हैं तो हमें काफ़ी सस्ता पड़ता है, डिस्काउंट इत्यादि मिल जाते हैं। इन दुकानों पर एक ही मूल्य पर वस्तुएं बेची जाती हैं। दे सेल गुड्स एट द यूनिफॉर्म प्राइसेस। जो सामान बेचा जाता है, हमने कहा सभी दुकानों में एक ही रेट पर बेचा जाता है। पूरे देश में एक ही रेट होता है, इसलिए ग्राहकों को कन्फ्यूजन नहीं होती। जहाँ मर्जी वो चले जाएं, जिस देश की जिस मर्जी कोने में जो रेट हमारे को बताया गया था फैक्ट्री वालों के द्वारा, वही रेट पर हमें वस्तुएं मिलेंगी। ये दुकानें केंद्रीय प्रबंध के अंतर्गत कार्य करती हैं। दिस शॉप्स वर्क अंडर सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। मैनेजर्स मतलब मालिक इनके एक ही होते हैं और वो जैसा आदेश देते हैं उसके अनुसार ही सारी दुकानें जो हैं वो कार्य करती हैं। दिशा निर्देश एक ही जगह से प्राप्त होता है और सभी को उसका पालन करना होता है। 13 पॉइंट है, दुकानें बड़े पैमाने पर क्रय और उत्पादन का लाभ उठाती हैं। अभी हमने डिस्कस किया था मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस एंड परचेज इन बल्क क्वांटिटी एंड गेट द बेनिफिट्स। बड़े पैमाने पर ये सामान बनाती हैं, बड़े पैमाने पर ये कच्चा माल खरीदते हैं, जिसके के कारण इनको लार्ज स्केल पर सामान बनाने और खरीदने में लार्ज स्केल इकोनॉमीज़ या बड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभ, डिस्काउंट इत्यादि प्राप्त हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, इन दुकानों पर बिकने वाली वस्तुओं के आकार, गुण, मूल्य प्रमाणित होते हैं। स्टैंडर्ड की चीज़ें इनके द्वारा बनाई जाती हैं। सभी के आकार बिल्कुल स्टैंडर्ड के होंगे, गुण सभी का अच्छी होगा, मूल्य भी सभी के जो हैं वो सेम होंगे, फिक्स होंगे। गुड्स सोल्ड बाय द शॉप्स हैव स्टैंडर्डाइज्ड साइज, क्वांटिटी एंड रेट।
अगला टॉपिक पर आते हैं, बहुसंख्यक दुकानों के लाभ क्या हो सकते हैं, एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल शॉप्स। अब इसमें आते हैं पहले पॉइंट पर। एडवांटेजेस में उपभोक्ता से सीधा संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशन विद द कंज्यूमर। क्योंकि हमारा निर्माता ने खुद दुकान ग्राहकों के घर समीप खोली, तो इसका मतलब है निर्माता का ग्राहकों के साथ सीधा संबंध हो गया। इससे निर्माता जो है ग्राहकों की शिकायतों को सुन पाता है और उनकी बातों पर ध्यान भी देता है, और उसके अनुसार जैसा ग्राहक चाहते हैं वैसी वस्तु को बनाता है। सेकंड पॉइंट है जनता में विश्वास, पब्लिक कॉन्फिडेंस। क्योंकि वस्तुओं के गुण समान होते हैं, उनके मूल्य समान होते हैं, क्वालिटी उनकी एक जैसी होती है, इसलिए ग्राहकों का इन कंपनियों पर और इन दुकानों पर विश्वास भी होता है। थर्ड पॉइंट है प्रमाणित वस्तुएं, स्टैंडर्डाइज गुड्स। इन दुकानों के द्वारा जो वस्तुएं बेची जाती हैं स्टैंडर्ड की होती हैं, अच्छी क्वालिटी की होती हैं। अगला दिया गया मध्यस्थों का अंत, एंड ऑफ द मिडलमैन। ये दुकानों की स्थापना मध्यस्थों के अंत करने के लिए की जाती है, और सीधा ही उत्पादक ग्राहकों को सामान बेचता है। इससे जो लाभ का हिस्सा दिया जाना था थोक के व्यापारी को, फुटकर व्यापारी को, वो लाभ का हिस्सा बच जाता है। और जब ये लाभ का हिस्सा बच जाता है तो इसका लाभ ये निर्माता को भी मिल जाता है और ग्राहकों को भी मिल जाता है। इसलिए कुछ हद तक हम कहें कि वस्तुएं यहाँ पर सस्ती पड़ती हैं ग्राहकों को। पाँचों पॉइंट है निश्चित मूल्य, फिक्स प्राइसेस। यहाँ पर प्राइस फिक्स होते हैं, जो एक बार निश्चित कर दिया गया उसे कोई भी दुकानदार या सेल्समैन जो है कम ज़्यादा नहीं कर सकता। लागत में कमी, रिडक्शन इन कॉस्ट। अगला पॉइंट है 6 पॉइंट। इसका मतलब है वस्तुएं बड़े पैमाने पर बनाने के कारण इनके बनाने की लागत जो होती है, खर्चा जो आता है, कॉस्ट होता है, वो बहुत कम पड़ता है। सातवां पॉइंट वही जो हमने पहले डिस्कस किया कि बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के कारण मित व्ययताएँ। मित व्ययताएँ मतलब मित का मतलब कम, व्यय का मतलब खर्चे। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, कि हमने जो बड़े पैमाने पर चीज़ें बनाई उसके कारण हमारे को काफ़ी ज़्यादा बचतें हो जाती हैं। आठवां पॉइंट है स्थानीय सुविधाएं या लोकल फैसिलिटीज़। यहाँ पर ये दिया जाता है कि हम ग्राहकों के बिल्कुल घर के पास जाकर दुकान को खोलते हैं, ग्राहकों के घर के समीप ये दुकानें खोली जाती हैं, इसलिए ग्राहकों को घर के पास ही जब चीज़ मिल जाती है तो वो दूर नहीं जाता। तो ग्राहकों को लोकल फैसिलिटी, स्थानीय सुविधाएं मिल जाती हैं कि अपने ही शहर में, अपने ही गांव, गली, मोहल्ले में उसको दुकान में वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं। नाइन्थ पॉइंट है सुगमता से पहचान, इजी टू रिकॉग्नाइज। क्योंकि इन दुकानों को आसानी से पहचाना जा सकता है। पूरे देश में जितनी भी दुकानें खोली जाती हैं सभी दुकानों की सजावट, बनावट, कार्य करने का तरीका, ये सब कुछ बिल्कुल समान होता है। यदि आप एक दुकान देख लें तो दूसरे शहर में जाएंगे आप तुरंत पहचान जाएंगे ये वैसे ही दुकान है, उसी तरीके से बनाई गई। 10th पॉइंट है अनुसंधान या इन्वेस्टिगेशन। बहुत बड़े पैमाने पर ये दुकानें चलाई जाती हैं, लार्ज स्केल पर ये काम होता है, मालिकों के पास काफ़ी पैसा होता है, और क्योंकि कंपटीशन में इनको रहना है इसलिए ये लगातार खोज करते हैं कि कैसे हम अपनी वस्तु की क्वालिटी को सुधारेंगे और कैसे इसके रेट को हम कम कर पाएंगे। अगला पॉइंट है विशेषज्ञों के लाभ यहाँ पर हमारे को मिल पाते हैं, क्योंकि हम आर्थिक दृष्टि से धन के मामले में काफ़ी मजबूत होते हैं। इसी एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञ व्यक्तियों को हम नियुक्त कर सकते हैं, उत्पादन के लिए भी, विक्रय के लिए भी, और उन विशेषज्ञों की कुशलता का हम लोग लाभ उठा पाते हैं। 12th पॉइंट है सामूहिक विज्ञापन के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ कलेक्टिव एडवर्टीजमेंट। यहाँ पर जो विज्ञापन दिया गया, एग्जाम्पल के लिए हम बाटा शू कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं कि बाटा शू कंपनी जब अपना विज्ञापन करती है, इसका मतलब पूरे देश में जितनी भी दुकानें, जिन जिन शहरों में दुकानें खोलें, एक कंपनी का विज्ञापन हो जाने के कारण सभी दुकानों का विज्ञापन एक साथ ही हो गया। इसका मतलब है प्रति दुकान पर जो लागत आती है विज्ञापन की वो कम हो जाती है। 13 पॉइंट है लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनको लगता है कि दुकान पे काम बढ़ाना है, ये दूसरे सामान वहाँ दुकान से सामान लाते हैं और वहाँ पर सामान को रखकर ज़्यादा बिक्री कर पाते हैं। अगर इनको लगता है किसी जो ब्रांच है उसमें बिक्री नहीं हो रही तो वहाँ से सामान उठा के दूसरी ब्रांच में ले जाते हैं जहाँ पर की बिक्री हो जाएगी। एक दुकान का सामान को घटा सकते हैं, दूसरी दुकान का सामान बढ़ा सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। कोई नई अगर शाखा खोलनी है, नई दुकान खोलनी है तो उसको भी खोलना बहुत आसान होता है। अगर फैक्ट्री में सामान है तो तुरंत वहाँ भिजवाया जा सकता है, या नहीं है तो आसपास की अपनी दुकानों से सामान जो है वहाँ पर लाकर पहुँचाया जा सकता है। अगला दिया कि लाभ हानि या कंपनसेशन ऑफ लॉसेस। यहाँ पर दिया कि हमें लगता है कि एक जगह पर एक वस्तु की बिक्री नहीं हो रही तो हमने क्या किया, हानि हो जाने की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से उस सामान को उठाते हैं और दूसरी ऐसी दुकान में उसको भेज देते हैं जहाँ पर कि
उस वस्तु की बहुत ज़्यादा मांग होती है और लॉस होने से हम बच जाते हैं, हानि होने से हम अपने आप को बचा लेते हैं। अगला है बहुसंख्यक दुकानों की हानि या डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल शॉप्स। अब इस पर आते हैं और पहला पॉइंट हमारे को दिया गया, साख सुविधाओं की कमी, लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़। इसका मतलब ये हुआ कि इन दुकानों पर जो है दुकानदार उधार पर वस्तुएं नहीं बेचते हैं, सारा सामान नकद बेचा जाता है। तो ऐसे ग्राहक जो कि उधार पर सामान खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए ये सूट नहीं करती। थर्ड पॉइंट है अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता, नीड ऑफ द ह्यूज कैपिटल। इस प्रकार के व्यापार को शुरू करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है जो प्रत्येक व्यापारी नहीं लगा सकता। थर्ड पॉइंट है कर्मचारियों द्वारा बुरा व्यवहार, इल ट्रीटमेंट बाय द एम्प्लॉयज़। क्योंकि मालिक खुद तो दुकान पर बैठता नहीं, यदि मालिक होता तो उसका ये प्रयास होना था कि ग्राहक हमारे खुश रहें, संतुष्ट रहें। यहाँ पर हमने कर्मचारियों को रखा होता है दुकान में जो कि हमारे लिए सामान को बेचते हैं, तो कर्मचारी को तनख्वाह मिलनी होती है, इसलिए ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फोर्थ पॉइंट है दीर्घकाल में एकाधिकार, मोनोपोली इन द लॉन्ग रन। यहाँ पर ये बोला गया कि दुकानों में सामान जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, वस्तुएं भी, उनका मूल्य जो होता है वो भी कम होता है। सामान क्वालिटी अच्छी है, मूल्य समान है, रोज़ की आवश्यकता की वस्तुएं हैं, गुडविल इनकी अच्छी हो जाती है। तो इन कारणों से कई बार क्या होता है, यदि दुकान बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, यदि एडवर्टीज़मेंट बहुत बड़े पैमाने पर किया गया, बिक्री ज़्यादा बढ़ जाती है, तो एक समय ऐसा आ सकता है जब बाज़ार में एकाधिकार की स्थिति हो जाती है और कोई कंपनी बाज़ार में इसके मुकाबले में होती नहीं, तो फिर एकाधिकार की स्थिति आ सकती है। और एकाधिकार जब हो जाता है तो कंपनी अपनी वस्तुओं के रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ाकर ग्राहकों का शोषण कर सकती है, तो हानि है ये। पाँचवा पॉइंट है नियंत्रण में कठिनाई, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। क्योंकि यहाँ पर दुकानें बहुत दूर दूर होती हैं, पूरे देश में फैली होती हैं, यदि मालिक चाहे कि हर एक दुकान को जाकर चेक करना, वो संभव नहीं हो पाता। सिक्स पॉइंट है घरों पर स्पुर्दगी नहीं, नो होम डिलीवरी। सामान्य दुकानदार, फुटकर व्यापारी के बारे में हमने जो पढ़ा उसमें ये होता है कि ग्राहकों को खुश रखने के लिए, अपना बनाए रखने के लिए दुकानदार उनके घरों तक सामान पहुंचाने की सुविधा भी देते हैं, परंतु इन दुकानों में, मल्टीपल शॉप्स में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया व्यक्तिगत ध्यान का अभाव, लैक ऑफ इंडिविजुअल अटेंशन। यहाँ पर व्यक्तिगत ध्यान का मीनिंग समझे क्या होता है। मतलब ये होता है फैक्ट्री में जो चीज़ें बनाई जाती हैं पूरे देश के लिए एक साथ बनाई जाती हैं इसलिए एक व्यक्ति की क्या आवश्यकता है उस पर हम ध्यान नहीं देते। जैसे फुटकर व्यापारी की बात हम करते हैं छोटे से, जैसे हम सुनार की बात करते हैं, दर्जी की बात करते हैं, तो ये व्यक्ति हमारी आवश्यकता पूछते हैं, हमारी डिमांड पूछते हैं, हमारा साइज़, हमारी रुचि पूछते हैं, जैसा हम बताते हैं वो वैसी चीज़ बनाकर हमको देते हैं। परंतु इन दुकानों पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पूरे देश के लिए चीज़ बनानी है तो एक ही जैसी वस्तु बनाते हैं, हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग वस्तु ये नहीं बनाते। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अभाव होता है, लैक ऑफ फ्रीडम, फ्रीनेस यहाँ पर होता है। यहाँ पर जो सेल्समैन होते हैं, विक्रयकर्ता होते हैं, व्यक्ति जो काम पर रखे होते हैं मालिकों ने, वो अपनी मर्ज़ी से कोई सुविधा ग्राहकों को नहीं दे पाते, क्योंकि इनको पूर्ण रूप से जो मालिकों द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस, निर्देश होते हैं, उनका पालन करना होता है। तो स्वतंत्रता यहाँ पर कम होती है विक्रयकर्ताओं के लिए। नाइन्थ पॉइंट है सीमित वस्तुओं का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ द लिमिटेड गुड्स। ये निर्माता बहुत ज़्यादा प्रकार की वस्तुएं नहीं बनाते, थोड़ी सी प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं। अगला पॉइंट है दिया गया छोटे पैमाने के उत्पादकों को इनसे भय होता है, टेरर टू द लॉ स्केल रिटेलर्स, स्मॉल स्केल रिटेलर्स। छोटे पैमाने के उत्पादक, क्योंकि वो थोड़ी वस्तुएं बनाते हैं तो उनको वस्तुएं महंगी पड़ती हैं, ये बड़ी मात्रा में वस्तुएं बनाते हैं, इनको सस्ती पड़ रही होती हैं, तो छोटे पैमाने के उत्पादक, जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, वो इनका मुकाबला नहीं कर पाते और मजबूरी में कई बार उनको अपना व्यवसाय बंद करना पड़ता है। 11वां पॉइंट है मांग में परिवर्तन होने पर हानि है, लॉसेज इन द केस ऑफ डिमांड। यदि एकदम से ग्राहकों की मांग में या कोई फैशन में कोई परिवर्तन हो जाता है तो इन दुकानों को काफ़ी हानि होती है। कारण कि यहाँ पर जो उत्पादन किया गया, हमने पूरे देश में सामान बेचने के लिए तैयार किया, लाखों करोड़ों वस्तुएं हमने बना करके तैयार कर लें कि पूरे देश में हम सप्लाई करेंगे, और बाद में मालूम चला कि भाई फैशन ही बदल गया, तो इतनी ज़्यादा जो वस्तुएं बनाई गई थी एकदम फैशन बदल जाने पर उनकी बिक्री नहीं हो पाती और नुकसान इनको काफ़ी ज़्यादा होता है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे जो है डाक द्वारा व्यापार या फिर मेल ऑर्डर बिजनेस या शॉपिंग बाई पोस्ट। तो इस प्रकार का जो व्यापार था वो 1872 में अमेरिका में मोंटगोमरी वार्ड एंड कंपनी द्वारा शुरू किया गया था। तो इसमें क्या होता है कि एक व्यापारी, मतलब जिसने सामान ख़रीदना है, वो कहीं से एड्रेस लेता है कंपनी का, उसको पत्र लिखता है कि मैं ये सामान ख़रीदना चाहता हूँ, कि आपके पास ये सामान मिलेगा। तो फिर जवाब आता है हाँ मिल जाएगा। उसके बाद पूछते हैं कि मैं इतना सामान ख़रीदना चाहता हूँ, मुझे कितना रेट देंगे, फिर जवाब जाएगा।
फिर वहाँ से जवाब आएगा कि हाँ हम इतना सामान खरीदने पर इतना डिस्काउंट देते हैं। उसके बाद में बाकी चीज़ें भी तय की जाती हैं पत्राचार के द्वारा ही, कि भाई हम इतने दिनों में सामान हमारे को चाहिए, इतना रेट हम लगाएंगे, ये सब कुछ। और उसके बाद में जो सामान होता है फिर वो हम पैसा उनको डाक के द्वारा भेजते हैं, मनी ऑर्डर के द्वारा भेज देते हैं। और वो जो दुकानदार होता है, विक्रेता जो होता है, सेल्समैन जो होता है, वो भी हमारे को सामान लेता है, उसको एक डब्बे में पैक करता है, देन डाक खाने में जाएगा, पोस्ट ऑफिस में जाएगा, वहाँ पर उसका पार्सल वो करेगा, डाक खाने वालों को वो सामान दे देगा, उसके ऊपर लिख देगा कि भाई इस व्यापारी को सामान भेजना, इस रेट इतने पैसे आपने उससे लेने हैं, ठीक है। मतलब फिर वो डाक खाने के द्वारा वो सामान हमारे नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में पहुंचेगा, वहाँ का जो डाकिया है वो पार्सल लेके वो हमारे पास आएगा, फिर वो हमसे उतने पैसे मांगेगा, हम उसको पैसे दे देंगे, तो फिर वो हमारे को पैसे जो है पार्सल जो है वो दे देगा। पैसे जब हम उसको देते हैं उसके बाद ही वो हमको पार्सल देता है। उस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं VPP, वैल्यू पेएबल पार्सल, ठीक है। जब हम किसी पार्सल की या पैकेट की वैल्यू पे कर देंगे, उसका मूल्य पे कर देंगे, उसी बाद वो वस्तु हमारे को दी जाती है। तो देखें इसकी डेफिनेशन हमारे को दी गई सी थॉमस के अनुसार, मेल ऑर्डर बिजनेस में भी ब्रीफली डिस्क्राइब्ड फ्रॉम बॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि खरीदने वाले के दृष्टिकोण से उसने क्या बोला, ये शॉपिंग बाई पोस्ट, कि पोस्ट मतलब डाक के द्वारा शॉपिंग है, ये सामान को खरीदना है। सो एसी थॉमस के अनुसार क्रेता के दृष्टिकोण से अगर हम बोलें तो डाक द्वारा व्यापार क्या है, डाक के द्वारा क्रय करने की विधि को डाक द्वारा व्यापार कहा जा सकता है। अगला टॉपिक इसमें है इसकी उपयुक्तता, कि कहाँ पर ये उपयुक्त होती है ये पद्धति। तो इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा, वस्तु की पहचान उसके ब्रांड नेम से होती है। प्रोडक्ट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स ब्रांड नेम, कि जो हमारा वस्तु है उसको ब्रांड नेम से हम पहचान सकते हैं, तो हम तुरंत जैसे ही विक्रेता बोलता है कि मेरे पास इस कंपनी की वस्तु है, हम तुरंत उसका ऑर्डर देते हैं। दूसरा है वस्तु प्रमाणिक गुणवत्ता की होनी चाहिए। प्रोडक्ट इज़ ऑफ द स्टैंडर्डाइज क्वालिटी, अगर प्रमाणिक या स्टैंडर्ड की क्वालिटी की वस्तु है तो ग्राहक को विश्वास हो जाता है विज्ञापन देखकर, और फिर वो वस्तु हमसे मंगवा लेता है। वस्तु को कार्यात्मक प्रदर्शन की आवश्यकता ना हो। प्रोडक्ट डज नॉट नीड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ऑपरेशन। अब यहाँ पर इसका मतलब समझते हैं, अगर हम डाक के द्वारा वस्तु मंगाते हैं तो सीधी सी बात यह है कि वस्तु तो हमारे घर पहुँच जाएगी। कुछ एक वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको कि केवल वस्तु ले लेना पर्याप्त नहीं होता। मान लो कि हम दुकान पे जाते हैं कोई मशीन खरीदने तो हम दुकान पे जाएंगे, मशीन हम खरीदेंगे, हम दुकानदार को बोलेंगे मशीन को चलाते कैसे हैं भाई ये भी बता दो, दुकानदार हमको चला करके बताएगा भाई आपने ऐसे चलानी है, इसमें ये सावधानी आपने रखनी है, ऐसे स्विच को ऑन करेंगे, ऐसे ऑफ़ करेंगे, ठीक है। ये सब कुछ हमको दुकानदार बता रहा है। पर जब हम डाक के द्वारा हम वस्तु को मंगवा रहे हैं तो ऐसी चीज़ों के बारे में वो नहीं बता पाते हमको। तो ऐसी वस्तुएं जिनको कि कार्यात्मक प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन बाई ऑपरेशन, की जिसको चला करके दिखाना हो, कार्य करके दिखाना हो, वो वस्तुएं इस माध्यम से नहीं मंगवाई जा सकती। चौथा पॉइंट है, वस्तु जो है टिकाऊ प्रकृति की होनी चाहिए, ताकि रास्ते में परिवहन में सामान को उतारने चढ़ाते समय उसको कोई नुकसान ना हो। प्रोडक्ट में बी ऑफ द ड्यूरेबल नेचर एंड रिमेन सेफ ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। एग्जाम्पल्स आगे हमारे को दिए गए, उदाहरण क्या हो सकते हैं, किताबें हम मंगवा सकते हैं, दवाइयाँ मंगवा सकते हैं, खेल सामग्री, सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि हम मंगवा सकते हैं, बुक्स, मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल वगैरह हम लोग इस माध्यम से मंगवा सकते हैं।